जहां सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता इसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर इसका भुलक्कड़पन है, जब भी कुछ फोटोकॉपी करवाने जाती इसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जुत्थे, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो इसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज वापस लाकर डीजे के सर पर मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में इनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थी। कौरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पर अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोज का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बाइस किसी भी स्कॉलरशिप से एक्सचेंज स्टूडेंट्स के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएं और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तुलबा के लिए खुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका न था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया दिया इसका नाम था और सा तुर्क में उस स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता। डीजे मैं ये तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालती तब भी ज़रा सा जायका आता। खाने इसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और इसी तरह नहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोल कर बाहर चेहरा निकाल कर जोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता है, टीबे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता था। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। उसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती, जालील। और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। इसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं इसकी और इस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ यूं कि इसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिंदसा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो हाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे बद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे उसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पर ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चम्मच भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव अब इसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं ससली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए और तुम तो अपनी फुप्पो के घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकाल कर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए। हया ने रुक कर नागवारी से इसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी व अरीज था। हर सू जर्द रोशनियां जगमगा रही थीं।
वहाँ दो लंबी सी कतारों में मुस्ततिल मेज़ें लगी थी और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफतन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। हम, कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए इसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ? इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम सुनाओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। इसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो यार, अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सिरा था। इसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दुमसादे सुने गई। पल भर को इसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। उसकी समाअत में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ हैं और कैसी हैं। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं, तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूं। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सिरा से बात की है। ये बात तुम्हें इससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मजीद चंद बातें करके इसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। वैसे तुम्हारे फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। इसका हाथ रुक गया। वो चूक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देख कर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शिफोन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थीं। शिफोन का दुपट्टा इसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेटकर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे थे। हाँ है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में पड़ा कुफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। उफ़ो, अपने पीछे देखो, इसने झंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबई माइल लड़की चलती आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम वतन? डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़ उसकी जानिब लपकी थीं। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर ठिठकी। वो डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी। और वो दोनों उसकी शलवार कमीज। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश चीज के पास गई। डीजे ने उससे ज़रा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसने सरगोशी की। तीन साल पहले मिसबाउल हक का आखिरी बॉल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और ये खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना इधर। अंजुम इन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि गौरसल निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सिम के पार्क में संगी बेंच पर बैठी थी। इसने अपना सफ़ेद लंबा ऊनी कोट अब जर्द फ्रॉक पर पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन ज़्यादा चिट पे से सबीन फुप्पो का नंबर मोबाइल पे मिला रही थी। अभी तक इसने इस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। वहाँ दूर तक सब्ज़ा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बोहतात। हवा इसके लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ोन पर जाती घंटी घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जहान ने फ़ोन उठाया। जहान में हया उसके अंदाज में खिफ़्फ़त दर आई। उससे कह रखा था इसलिए आज जा रही थी, वरना इस सुर्ख कोट ने तो इसे खूब बेवक़्त किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सिम पे हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? इसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या इसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जहान के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे फुप्पो का नंबर लिखवा दो। जहान ने फ़ौरन नंबर लिखवाई।
अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मजीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रहेगी, अजीब अजनबी सा अपना था। फूफो इसे कैब पर लेने आई थी। वो जो चंद लिराज की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही, कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास ही होती है। और वो मजीद शर्मिंदा हुई, फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। इसे पुप्पो किचन में ही ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली अशिया देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने यह सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार अख्ताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें, आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाएं। वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा इसने उतार कर कुर्सी पे रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुर्ग मुसल्लम की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पर चढ़ी देगची में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह नहीं मिल रहा। जहान भी पता नहीं चीजें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊं ऊपर एटिक से। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर, राहदारी के आखिरी सिरे पर। मगर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद। आप गोश्त भूने, जल न जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पांव चलती बाहर लिविंग रूम तक आई। सीढ़ियों के साथ लगे कद आवर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का काट खुला था और इसके दाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूं लगता था इसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। इसने उंगलियां फ्रॉक से पहलू से जरा सा उठाया और नंगे पांव लकड़ी के जीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज में एक कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वो जहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते फुप्पो ने ऐसा कुछ बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब इसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक में आगे पीछे बहुत से संदूक और काट कबाड़ रखा था। वो तो जब सी अंदर आई। बत्ती न जाने किधर थी। इसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाजन आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लिविंग रूम से बैरूनी दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, साथ में जान और फुप्पो की मिलीजुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। इसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने कप में से राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चीर सुनाई दी थी। जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। इसने चंद चीजें उलट पुलट की तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। इसे जरा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, माँ सिवाय इस कोने में रखे दो तीन संदूकों के, जैसे उन्हें जमानों से न खोला गया हो। इसके पुष्प एटिक का अध खुला दरवाजा होले से खुला कोई चौखट पे आन खड़ा हुआ था। यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटिक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शे की झलक दिखाई दी। इसने दोनों हाथों में पकड़कर इसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि अकड़ा हुआ कपड़ा था। हाँ ने कपड़ा खोल कर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलूद खाकी शर्ट, सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा।